Hello friends, so guys, welcome to our YouTube channel. So friends, today we will discuss about the management of the cardiac failure. Guys, इससे पहले हम कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ मैनेजमेंट के अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं वो कार्डियक फेलियर की हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जनरल मेडिसिन के नाम से, आप वहाँ पर जा सकते हो और सारी की सारी वीडियोस आप इस टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर की। सो जो मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल मेजर्स की और उसके बाद हम बात करेंगे ड्रग थेरेपी की। तो आइए दोस्तों देखते हैं जनरल मेजर्स में हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिकली। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन ऑफ पेशेंट। मीन जो हमारा पेशेंट है हमको उसको एजुकेट करना, उसको बताना है नेचर ऑफ डिसीज़ क्या है। जैसे कि हमारा कार्डियक फेलियर है, सो कार्डियक फेलियर कोई सिंपल डिसीज़ नहीं है, तो उसको क्लियर कट बताना है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा हमारा डाइट, अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सरसाइज। तो इन सब पॉइंट को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है डाइट। तो पेशेंट को एक गुड न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है बेसिकली, उसको नॉर्मल सारी चीज़ें लेनी है। और उसके साथ साथ पेशेंट यदि हमारा ओबीज है, यदि ओबीज पेशेंट है तो उसको एडवाइस करना है कि उसको वेट लॉस करे वो अपना, है ना। अब वेट लॉस कैसे कर सकता है, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं उन एक्सरसाइजेज के थ्रू कर सकता है, कुछ मेडिसिन होती हैं उनके थ्रू अपना वेट लॉस कर सकता है। तो एक इसके अंदर मेन पॉइंट है डाइट में आपका अवॉइडेंस ऑफ साल्ट। ये जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको साल्ट नहीं लेना है, हो सकता है बहुत कम ले। उसके लिए स्पेसिफिक, जैसे घर में खाना बनना मान लीजिए, तो मीन्स सबसे पहले खाना बिना नमक का बनना चाहिए, उसके बाद उसके खाने में नमक नहीं डलेगा और सभी के खाने में नमक डल जाएगा। सिंपल सा पॉइंट था वैसे, है ना। तो अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप अल्कोहल नहीं लोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना है। अगर आप स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई अल्कोहल लेता है, दबा के पीता है वो, और वो एकदम से रेस्ट्रिक्ट कर देगा तो उसकी बॉडी उसके लिए अडेप्टिव है, तो वहाँ पर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो धीरे धीरे अल्कोहल छोड़नी है। कोई भी एडिक्शन है, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, मीन्स किसी भी एडिक्शन से आप जूझ रहे हो, तो कोई भी गंदी आदत एकदम नहीं छूटती, धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे मान लीजिए अगर वो अल्कोहल के मान लीजिए 5 पैक लेता है, तो 5 में से उसको बोलना है कि अब आप 4 लीजिएगा, फिर धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे, 3, 2, 1, आधा, 1 ढक्कन। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके वो अल्कोहल को ख़त्म कर देगा। ठीक है, मीन्स अल्कोहल नहीं लेना उसको, है ना। सिंपल लगते हैं लेक्चर को। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग की। तो यही फंडा स्मोकिंग में भी है, लेकिन धीरे धीरे हमको वो सब चीज़ों से उसको दूर ले जाना है अगर वो हार्ट का पेशेंट है तो, वरना उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हार्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया साल्ट नहीं लेना, तो साल्ट क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो साल्ट लेगा तो बॉडी के अंदर ज़्यादा सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होगा। जब सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वाटर का एक्यूमुलेशन होगा, जब वाटर का एक्यूमुलेशन होगा तो बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसकी वजह से बीपी बढ़ेगा, जब बीपी बढ़ेगा तो कार्डियक वर्क बढ़ेगा, और ऑलरेडी पेशेंट हमारा हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो यहाँ पर हमें कार्डियक वर्क को कम करना है, ना कि कार्डियक वर्क को बढ़ाना है। अब पॉइंट आता है हमारा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कराएंगे हम, धीरे धीरे एरोबिक एक्सरसाइज कराएंगे उसको बेसिकली, है ना, और सिंपल एक्सरसाइज कराएंगे उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग। उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करानी है। उसको जैसे ही कोई सिम्टम आने लगे, उसको मान लीजिए सांस फूलने लगे, तो उसको जस्ट रोक देना है और बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सरसाइज करानी है उसको धीरे धीरे। ठीक है। अब पॉइंट आता है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन यहाँ पर इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल। वैक्सीनेशन क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर, इसका मकसद क्या है बताने का। वैक्सीनेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है। जब हार्ट सही से काम नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो इस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपका इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल का वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है हार्ट की कंडीशन में, और स्पेशली कार्डियक फेलियर की कंडीशन में, और स्पेशली कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में। ओके, सो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है जनरल मेजर्स, जो कि हमारा मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है हमारा ड्रग थेरेपी। अब हम क्या क्या ड्रग देंगे इसके अंदर और इनका क्या यूज़ है, किस तरीके से काम करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो गाइस बीटा ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं? बीटा ब्लॉकर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको कम कर देता है। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से मतलब यह है कि जैसे ही बॉडी के ऊपर कोई खतरा आता है तो बॉडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा देती है ना, बीपी बढ़ा देगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगी, और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है। तो ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को कम करेगा। जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कम होगा तो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली अरिथमिया होने का जो चांसेस था वो कम हो जाता है।
दूसरा, डेथ रेट, जो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो बीटा ब्लॉकर है एक तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग है यहाँ पर। तो जब अरिथमिया कंट्रोल में रहेगा तो उसका कार्डियक फेलियर का जो मान लीजिए क्रोनिक का केस है तो उसको रिलैप्स हो रही थी कंडीशन, तो वो नहीं होगी। तो एक तरीके से प्रोफाइलैक्सिस में भी चलता है ना, तो बीटा ब्लॉकर उसकी चलती रहेंगी जिससे कि उसको एकदम से कभी अरिथमिया ना हो, है ना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा ना हो, तो सब कंट्रोल में रहे चीज़ें। तो इस तरीके से बीटा ब्लॉकर का रोल है। दूसरा आता है हमारा इवाब्रेडिन। इवाब्रेडिन एक ऐसी ड्रग है जो हमारे हार्ट रेट को कम करती है। जब हार्ट रेट कम होगा तो एक तरीके से जो कार्डियक वर्क है वो भी कम हो रहा है। इस कंडीशन में मैं फिर से बताऊंगा कि हमें कार्डियक वर्क को कम करना है, तो कैसे कम कर सकते हैं, उसके हार्ट रेट को कम करके। जब हार्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियसली कार्डियक के ऊपर लोड कम पड़ेगा, तो कार्डियक वर्क भी हमारा इस तरीके से कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डाइजोक्सिन की। देखिए डाइजोक्सिन का भी यहाँ पर सीधा सीधा सा यही रोल है, ये भी हमारा हार्ट रेट को कम करता है। ओके, अब हम बात करते हैं डायूरेटिक्स की। देखिए डायूरेटिक्स हम क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, डायूरेटिक्स हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखो सारा का सारा फंडा जो है ना कार्डियक वर्क से ही है। आप ये मत सोचना कि बार बार मैं कार्डियक वर्क बोल रहा हूँ, क्योंकि हार्ट फेल जब हमने, यदि आपने पहला वीडियो देखा हो हार्ट फेलियर का, सॉरी दूसरे वीडियो में हमने बताया मैकेनिज्म बताया, तीसरी वीडियो में पैथोफिजियोलॉजी बताई है। तो यदि आपने वो वीडियो देखे हो तो उसमें मैंने बताया कि अल्टीमेटली जो चार्ट था वो घूम फिर के कार्डियक वर्क पर आ रहा था। तो दोनों ही कंडीशन में कार्डियक वर्क बढ़ रहा था, बीपी बढ़ रहा था। तो ड्रग्स हम कैसे देंगे जो बीपी को कम करे, कार्डियक वर्क को कम करे। तो सारी की सारी ड्रग्स का मेन रोल यही है। तो डायरेटिक्स कैसे कार्डियक वर्क को कम करेगी, आइए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है वाटर एक्सक्रीशन। जो डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स का मतलब ही यही है कि ये एक तरीके से यूरिन अमाउंट को बढ़ा देती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, सिंपल सा फंडा है। तो ये कैसे काम करेगी, ये वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी। जब ये वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी तो जो आपका प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो एक तरीके से जो पूरा का पूरा अमाउंट होता है ब्लड का, ब्लड में प्लाज्मा होता है प्लस सॉलिड कंटेंट होता है जिसमें सेल्स वगैरह आते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। जब वो चीज़ें कम हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं आफ्टर लोड जो होता है वो भी कम हो जाएगा। हार्ट को बहुत ज़्यादा वीनस रिटर्न नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। जब उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा तो जो कार्डियक वर्क है वो कम हो जाएगा और इस तरीके से पेशेंट हमारा, उसको रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। तो डायरेटिक्स में हम एज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।